गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग का फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही छोटा और फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि आप लोग इससे पहले साइंस पढ़ते रहे हो। ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th हाई स्कूल में आपने साइंस का पेपर दिया, तो अब तक आप लोग क्या पढ़ते रहे होगे? साइंस। ठीक है, लेकिन अब से आप की जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो। ठीक है, तो आप जब छोटी क्लास में होंगे तब भी आपने फिजिक्स का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, बायो का नाम भी सुना होगा, लेकिन अब सीनियर क्लास में आने के बाद आप लोग का ये साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बायो भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो डिवाइडेड होती है जूलॉजी और बॉटनी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने नोबेल प्राइज़ का नाम सुना ही होगा। तो नोबेल प्राइज़ जब भी मिलता है तो आपको ने सुना होगा कि ये फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, जूलॉजी में मिलता है, बॉटनी में मिलता है। ठीक है, ना कि कंप्यूटर साइंस में मिलेगा, ना ही IT सेक्टर वालों को मिलता है, ना ही आपका इलेक्ट्रिकल साइंस वालों को मिलेगा। नोबेल प्राइज़ जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो साइंस है ये आपकी बेसिक साइंस है। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। पहले तो फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से लिया गया है और हिंदी में जिसे भौतिकी से नाम लिया जाता है। और फिजिक्स या भौतिकी का मतलब होता है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे घटनाएं, ऐसे फिनोमिना हमारे आसपास दे रखे हैं जिसको देख के हम रोमांचित होते हैं, लेकिन जब एक वैज्ञानिक खोज का दिमाग जब इसके पीछे का कारण पता लगाने का प्रयास करता है या एक्सप्लोर करता है, यही उसके वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा आकाश का कलर नीला होता है, लेकिन ये नीला क्यों होता है? इंद्रधनुष 7 रंगों में क्यों होता है? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? सेब पेड़ से हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? और दूध से क्रीम कैसे निकलती है? ऐसे बहुत सारे नेचर में हमें घटनाएं होती हैं जिसके पीछे विज्ञान होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। ठीक है, और लॉजिक डेवलप करना एक सिस्टमेटिक स्टेप होता है। जैसे सपोज करिए 2 लोग चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, और तीसरे को शतरंज खेलना नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर वो उन दोनों को चेस खेलते हुए देखे, ठीक है, तो थोड़े समय बाद उसे ऐसा लॉजिक डेवलप करेगा कि जो पैदा होता है वो एक घर चलता है, ऊँट जो है तिरछा चलता है, हाथी जो है सीधा चलता है। वो केवल उस गेम को देख के ही सीख सकता है, और वो सीखा कैसे? उसने लॉजिक से। ठीक है, तो अगर हम अपने आसपास की घटनाओं को थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ा एनालिसिस करें और थोड़ा साइंटिफिक एफर्ट्स लगाएं, तो हम इन घटनाओं के पीछे का कारण समझ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेसिक्स फिजिक्स को समझने के लिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोर्स, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी भी वस्तु पे को धक्का लगाएं या खींचें और इसके बाद उस वस्तु में गति हो अथवा उसका आकार परिवर्तित हो, तो हम क्या कहते हैं? उसमें बल आरोपित हो। अब ये जो फोर्स होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है फंडामेंटल फोर्स और एक होता है डेराइव फोर्स। ठीक है, एक हो गया फंडामेंटल फोर्स और एक हो गया डेराइव फोर्स। फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहला होता है ग्रेविटेशन, नेक्स्ट होता है आपका दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स और फोर्थ होता है आपका वीक फोर्स।
और जो डेराइव फोर्स होते हैं वो आपके फ्रिक्शन फोर्स हो सकते हैं, आपका मस्कुलर फोर्सेस हो सकता है। तो जो डेराइव फोर्स होते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल फोर्स से ही डेवलप होते हैं। फंडामेंटल फोर्स के कारण ही आपके डेराइव फोर्स डेवलप होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इन्हीं 4 फोर्सेस को हमें अपने 11th और 12th के सिलेबस में बेसिकली पढ़ना होगा। इन फोर्सेस के एप्लीकेशंस में हमें जाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले अपना पहला फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स, उसको देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे कि आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो एप्पल होता है वो हमेशा, न्यूटन ने बताया था कि एप्पल हमेशा ग्राउंड की तरफ गिरता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ प्लेनेट की तरफ खींच रही है तो वो क्या हो गया, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ये यूनिवर्स के ऑल ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है। ऑल प्लैनेट्स में, मतलब कि जैसे सन अर्थ इन दोनों में भी कैसा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। सन मून में होगा, मून और सन इन दोनों में भी क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। मून और अर्थ में भी ग्रेविटेशन, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सब के बीच में कोई ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज का होता है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग रेंज तक की ये ग्रेविटेशन फोर्स लग सकती है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻38 के ऑर्डर की होती है, ठीक है। इसको अगर हम बताएंगे इसकी स्ट्रेंथ की कंपेयर में, तो ये क्या है, 10⁻⁻38 के ऑर्डर की है। और ये जो मैंने 10⁻⁻38 का ऑर्डर बोला है, ये ऑर्डर मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिया है, स्ट्रांग फोर्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इन फोर्सेस को कैरी जो पार्टिकल्स करते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटॉन्स। आप लोगों ने लीगो एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम लोग अपना नेक्स्ट फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये केवल चार्ज पार्टिकल के केस में ही काम करता है, ठीक है। और आप लोग ने अपने आसपास देखा होगा, जितना भी मोबाइल टेक्नोलॉजी है या ये टीवी, रेडियो, ये जितना भी सिस्टम है, ये पूरा किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे ही, फोर्सेस के एप्लीकेशन पे ही वर्कआउट करता है, ठीक है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग रेंज पे ही काम करता है। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स अप्लाई हो सकता है। और अगेन हम अगर इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻2 के ऑर्डर का होगा। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हम स्ट्रेंथ का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कंपेयर में हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग अपने थर्ड फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के बीच में ही लगता है। तो न्यूक्लियर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं आप लोग को पता होगा। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, वो फर्मी के ऑर्डर का होता है, ठीक है। फर्मी आप ये मान लीजिए 10 नैनो जो था 10⁻⁻9 होता है, ठीक उसी तरीके से एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। फर्मी जो होता है 10⁻⁻10 फर्मी मीटर की बात होती है। तो यह एक स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स है। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स कंटेन करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसके स्ट्रेंथ को, हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमने 1 लिया है, ठीक है। तो जो मैंने इससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स की बात की थी वो इसी न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में बात की, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार और थोड़ा ऑडियो को रिवाइंड करके आप सुनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे जो फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं, डैट इज़ ए वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी न्यूक्लियस में ही अप्लाई होता है, लेकिन ये किस में अप्लाई होता है, जैसे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट रेंज होते हैं, इनमें भी ये एलिमेंट्री पार्टिकल में अप्लाई होते हैं और इनकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होती है। दैट्स वाई इनको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा गया है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के कंपेयर में 10⁻⁻9 टाइम्स होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये 4 बेसिक्स फोर्सेस के बारे में पढ़ना था, दैट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बस ये छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ एट योर होम। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।